हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम नीति के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक और क्विज़ आपके लिए लेके आ गए हैं। यह हमारी जो जीके क्विज़ है उसमें हमारे आज के वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन रखे हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें जीके के प्रश्न पूछे जाने हैं, सामान्य ज्ञान की क्वेश्चन पूछे जाने हैं, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्विज़ के माध्यम से इसी तरीके की वीडियोस आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो अभी जितने भी क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं वो सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड मिक्सर क्वेश्चन है, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उन सभी से मिक्स है। लेकिन आने वाले टाइम में हम इनको कैटेगरी वाइज कर देंगे, तो आपको हिस्ट्री के अलग वीडियो मिलते रहेंगे और ज्योग्राफी के एक साथ अलग वीडियो मिलते रहेंगे, वो भी एक ही टॉपिक है। जैसे सौरमंडल अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो सौरमंडल से रिलेटेड ही प्रश्न कराऊंगा, फिर वहाँ पर अलग अलग प्रश्न वहाँ पर नहीं होंगे। तो शुरुआत करते हैं। प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि इन 20 में से आपने कितने का आंसर सही दिया। अगर आप इस टेस्ट सीरीज़ में पास होना चाहते हैं तो कम से कम 20 में से 15 आपको सही आंसर देने ही पड़ेंगे, क्योंकि फिर उससे कम, क्योंकि क्वेश्चन बहुत हाई लेवल के नहीं है और ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत पहले करवाया भी है मैंने कुछ क्वेश्चन इसमें से। तो आपको 20 में से कम 15 का सही जवाब देना है, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितने का सही आंसर दिया है। शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला दिल्ली का शासक कौन था। जजिया एक तरीके का टैक्स होता था जो हिंदुओं को देना पड़ता था, मतलब हिंदू को क्या, जो गैर मुसलमान जो लोग होते थे उनको देना पड़ता था। तो इसको जब प्रारंभ में ये टैक्स लगना शुरू हुआ था तो उस वक्त इसमें जो ब्राह्मण वर्ग था उसको छूट दी गई थी। लेकिन फिरोज तुगलक, यानी कि ऑप्शन ए वाला, फिरोज तुगलक ने जो ब्राह्मण लोग थे उन पर भी ये टैक्स लगा दिया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो मोहम्मद गौरी है वो भारतीय उपमहाद्वीप में जजिया टैक्स लगाने वाला पहला शासक था। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले जजिया किसने लगाया था, तो मोहम्मद गौरी ने लगाया था। और हिंदुओं से जो पहली बार, ब्राह्मणों से जो पहली बार जो टैक्स लिया था, जजिया टैक्स, वो फिरोज तुगलक ने लिया था। ये हिंदुओं को या जो गैर मुस्लिम लोग थे उनको ये जिम्मी बोलता था, जिम्मी नाम से, यानी कि जिम्मी का मतलब है इस्लाम स्वीकार ना करने वाला। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये फिरोज तुगलक है। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें हमको इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था ये बताना है। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था, यह आपने क्वेश्चन काफ़ी पढ़ा होगा। मोरक्को का रहने वाला था ये, और 1333 में ये भारत आया था। किसके शासनकाल था उस वक्त था मोहम्मद बिन तुगलक का, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से सही है। ये जो इब्न बतूता है इसको दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा जिसमें हमको बताना है कि किस तापमान को परम शून्य या परम तापमान कहा जाता है। किस तापमान को परम शून्य या परम तापमान कहा जाता है। तो -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य या परम ताप कहा जाता है। परम शून्य या जो परम ताप होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। ये वो ताप होता है जिससे कम तापमान संभव नहीं है, मतलब -273 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान संभव नहीं है। इससे कम जो है कोई भी ताप नहीं हो सकता। ये वो ताप है जिसमें गैस के अणु की गति शून्य हो जाती है, यानी कि जो गैस के जो अणु हैं वो स्थिर हो जाते हैं, उनमें कोई गति नहीं होती है। तो याद रखिएगा -273 डिग्री सेल्सियस। और इसी जो ये परम शून्य है या फिर जो शून्य ताप है इसी को केल्विन तापमान भी बोलते हैं। केल्विन तापमान भी इसको बोला जाता है। ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें हमको बताना है कि नए भारत का पैगंबर किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है। नए भारत का पैगंबर किसे माना जाता है। यह माना जाता है राजा राम मोहन राय को, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से सही है। इनको नव जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है, क्योंकि भारत में जो नया युग शुरू हुआ या फिर जो नई एक तरीके से लोगों के अंदर विचारधाराएं शुरू हुई वो इन्हीं के प्रयासों से हुई। तो जो नया भारत जो हमारा आज देख रहे हैं आप, वो कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा योगदान उसमें रहा था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें हमको बताना है कि गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था, तो इन्होंने कहा था भगवत गीता को, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से सही है। आप सभी को पता है कि हिंदुओं का सबसे एक तरीके से कह सकते हो पवित्र ग्रंथ है गीता। तो भगवत जो गीता है उसी को गांधी जी ने अपनी माता कहा था।
क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें हमको बताना है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर कब चढ़ाया गया था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से सही है। क्या आरोप था इन पे? तो इन्होंने जो 1928 में लाहौर में जो सैंडर्स था उसकी हत्या कर दी थी और उसी के कारण जो है इनको फांसी पर लटका दिया गया था। तो ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से सही है। तो याद रखिएगा कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव कब शहीद हुए थे? तो ये 23 मार्च 1931 को हुए थे। इनको फांसी पर चढ़ाया गया था लाहौर षड्यंत्र के कारण, जो कि 1928 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें हमको बताना है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, यानी कि छुआछूत का उन्मूलन। छुआछूत किस अनुच्छेद के द्वारा समाप्त की गई? तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 17। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 8वां है जिसमें हमको बताना है कि भारत का पहला अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन था। ऐसे राष्ट्रपति जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, पहले राष्ट्रपति ऐसे कौन थे? तो उनका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के पहले गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे। इनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। ये साइंटिस्ट थे, हम सभी लोग जानते हैं इनको मिसाइल मैन के नाम से। ये सन 2002 में राष्ट्रपति बने थे भारत के और 2007 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। इन्हीं को आमजन का राष्ट्रपति भी बोला जाता है, क्योंकि ये लोगों के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल जाते थे और बहुत ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति होने के कारण इनको आमजन का, यानी कि आम लोगों का राष्ट्रपति भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें हमको बताना है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है भारत के उपराष्ट्रपति को। यह आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे। ये है अनुच्छेद 56 का में उल्लेख। 56 क के अंदर ये कहा गया है कि जो राष्ट्रपति होंगे वो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपेंगे। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है। पंचायती राज संस्थाओं के अंदर ग्राम सभा, ग्राम पंचायतें और न्याय पंचायतें शामिल होती हैं, जबकि ग्राम सहकारी सोसाइटी का कोई भी उल्लेख पंचायती राज व्यवस्था के अंदर नहीं है। तो यहाँ पर हमसे नहीं पूछा गया था, तो ग्राम सहकारी सोसाइटी जो है वो पंचायती राज संस्था नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11वां है कि भारत के धान के प्रदेश कितने सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं। भारत में कितने सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में धान की खेती की जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला। जहां पर भी 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहीं पर धान की खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 12वां है कि भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है। भारत में खुला नाला कहा जाता है यमुना नदी को। आगरा आपने ताजमहल देखा होगा, नहीं देखा तो तस्वीरों में देखा होगा। उसी यमुना नदी के किनारे पे ये ताजमहल स्थित है। खुला नाला इसको कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रदूषित नदी है। क्वेश्चन नंबर 13वां है कि भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर कौन सा है। भागीरथी और अलकनंदा इन दोनों का संगम होता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड की कौन सी जगह पे? तो ये है देवप्रयाग, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से सही है। भागीरथी और अलकनंदा जब दोनों मिल जाते हैं देवप्रयाग में, तो उसके बाद जो आगे शुरू होती है वो गंगा शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 14वां है कि इनमें से कौन सी नदी ज्वार नदमुख या एस्चुरी बनाती है। इनमें से कौन सी नदी नदमुख बनाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है नर्मदा। नर्मदा नदी एस्चुरी बनाती है और ये नदी अरब सागर में गिरने वाले प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ये पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है भारत की। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम ओर बहने वाली ये सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? नर्मदा नदी। आप ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिमी ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो नर्मदा नदी है और ये गिरती है कहाँ पर? अरब सागर में, और ये बनाती है नदमुख। ओके,
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यांगसी नदी सबसे बड़ी नदी है एशिया की। ये नदी पूरे चीन में बहते हुए ये प्रशांत महासागर में गिर जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य कौन सी नदी बहती है। सतपुड़ा और विंध्य पर्वतों के बीच में नर्मदा नदी बहती है, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहां पर से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ कहां पर स्थित है। कैबुल लामजाओ जो कि एक मात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो कि तैरता हुआ है, यह पड़ता है मणिपुर में, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से सही है। मणिपुर में एक जगह है बिष्णुपुर एक डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर का, यहीं पर स्थित है। ये लोकटक झील का ही हिस्सा है कैबुल लामजाओ। तो ये हमें यहाँ से ध्यान रखना होगा। लगभग 40 वर्ग किलोमीटर में ये इलाका फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि नीली क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन से, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से सही है। श्वेत क्रांति आप सभी को पता है दुग्ध उत्पादन से, और पीली जो क्रांति है वो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि ग्रांड कैनियन किस नदी पर बना है। ग्रांड कैनियन किस नदी पर बना है? तो ग्रांड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका में है और ये बना है कोलोराडो नदी पर, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से सही है। कोलोराडो नदी प्रशांत महासागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ पर स्थित है। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड यह स्थित है भद्रावती कर्नाटक में, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से सही है। कर्नाटक के शिमोगा जिले में, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको इस चीज़ का ध्यान रहे। अगर आप मान लो डिस्ट्रिक्ट भी दे देता है तो आप आसानी से इस चीज़ को यहाँ पर बता पाएंगे। तो थोड़ा सा मैं इसको लिख देता हूँ। शिमोगा ये एक डिस्ट्रिक्ट है जो पड़ता है कर्नाटक में, और ये भद्रावती जो नदी है उसी के तट पर स्थित है। ठीक है, कौन सा? विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड। सो दोस्तों ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। आई होप आप में से ज़्यादातर लोगों को 20 में से 15 क्वेश्चन के आंसर सही आते होंगे यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन अभी मैंने बहुत ज़्यादा वैसे नहीं ले रखे हैं, लेकिन क्वेश्चन यही आते हैं। अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के, कई लोग क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं कि हम क्वेश्चन मतलब बहुत कठिन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो वो कठिन के ही चक्कर में रह जाते हैं। और जब कुछ क्वेश्चन आसान आते हैं एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन आसान था या कठिन था? जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन कठिन है, हर किसी को इसका आंसर नहीं पता होगा, लेकिन जो पढ़ता होगा उसको आसानी से इसका आंसर पता होगा, तो उसके लिए आसान क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमारी वीडियोज़ हैं पहले की, वो भी आप उन क्विज़ को सॉल्व करिए। बहुत अच्छे मैंने वहाँ पर डिटेल से डिस्कस किया है। बहुत कम टाइम में हम लोग 20 क्वेश्चन को कर देते हैं। उससे पहले मैं 30 क्वेश्चन भी आपको कराता था। मैंने कहा था कि मैं कुछ टाइम के लिए 20 कर रहा हूँ, फिर हम 30 कर देंगे और फिर उससे भी आगे बढ़ा देंगे। और 100 क्वेश्चन की सीरीज़ भी आपके लिए आने वाली है जल्दी, तो वो भी आप देख सकते हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।